नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पर हम आज आपके लिए सांख्यिकी का जो मूल बिंदु है समांतर माध्य वो लेकर आए हैं। समांतर माध्य की चर्चा हम पिछले वीडियो के अंतर्गत समांतर माध्य क्या होता है, इसके कुछ विशिष्ट लक्षण जो हैं वो पिछले वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए थे। आज हम उस वीडियो से आगे की जो विषय वस्तु है उस पर चर्चा आपके साथ करेंगे। तो इसलिए आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है उसको दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, नया वीडियो जब आता है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें। मेन और मुख्य बात यह है कि वीडियो की जो विषय वस्तु है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, समांतर माध्य की चर्चा करेंगे। अब देखो क्या होता क्या है, जब एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में यदि ये सिलेबस में डाला हुआ है, चाहे फर्स्ट पेपर में हो, चाहे सेकंड पेपर में हो, चाहे किसी भी पेपर के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बिंदु में, किसी भी सिलेबस के बिंदु में इसको डाला गया है, तो पूछा क्या जाता है, सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सवाल जिस प्रकार के हम सवाल पढ़ते हैं वो सवाल जो है कोई पूछता भी नहीं है। तो समांतर माध्य के तो इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं जो कि शायद आपने देखे भी नहीं है। तो सवाल वो आपको मैं करवाऊंगा। इसका सैद्धांतिक पक्ष जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, मतलब इसके लक्षण है, इसकी विशेषताएं हैं, विशिष्ट क्रियाएं जो है वो पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये पूछा जाएगा कि समांतर माध्य की शुद्धता की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई समांतर माध्य की जांच, शुद्धता की जांच करने की, समांतर माध्य जो आपने ज्ञात किया है वो शुद्ध है, सही है या नहीं है, तो उसकी जांच के लिए क्या हम काम में लेते हैं। तो समांतर माध्य की शुद्धता की जांच के लिए चार्लियन सूत्र जो है उसका प्रयोग किया जाता है। चार्लियन एक वैज्ञानिक था, एक विद्वान था जो सांख्यिकी का ज्ञान रखता था, और इन्होंने क्या किया था कि एक सूत्र बनाया था इसके लिए कि समांतर माध्य जो है उसकी शुद्धता की जांच हम कर सकते हैं। तो उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी शुद्धता की जांच करेंगे। तो उसका उत्तर क्या निकलेगा, चार्लियन के सूत्र के द्वारा। तो ये चीज हम पढ़ते नहीं वहां पर, ठीक है। तो यहां उस पक्ष पर जोर दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अपना टॉपिक है समांतर माध्य का। समांतर माध्य क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, और समांतर माध्य के कुछ लक्षण हैं वो भी हम पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं समांतर माध्य की विशेषताओं की, और वो भी कौन सी है, विशिष्ट, स्पेशल है। स्पेशल जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। देखो 7 विशेषताएं हमने लिखी हैं, और ये सातों की सातों विशेषताएं किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। इसलिए ज्यादा ऐसी है नहीं कि आपको समझ में आने वाली नहीं है, समझ में आनी है। पर हमारे साथ होता क्या है कि हम वो चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटिंग करता है, उसको पता होता है कि बच्चे इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसको ज्यादा पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इस पर ध्यान देते नहीं है। तो वो वहां से चीज उठाता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बार चेक करना कि आपने इस पर पहले ध्यान दिया था क्या। देखो नंबर 1 है, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब ये विचलन जो है ये हम पिछले वीडियो में विचलन पढ़ चुके हैं। विचलन क्या होता है, विचलन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये क्या बात कर रहा है कि समांतर माध्य के आधार पर जो विचलन ज्ञात किए जाते हैं उन विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, देखो एक तो हम विचलन ज्ञात कर सकते हैं माध्यिका से। किससे ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका की सहायता से। एक नंबर 2 ज्ञात कर सकते हैं बहुलक के आधार पर। यही तो ज्यादा पढ़ते होगा ना, माध्य माध्यिका बहुलक। एक तो विचलन ज्ञात कर सकते हैं हम माध्यिका की सहायता से, एक ज्ञात कर सकते हैं बहुलक की सहायता से, और तीसरा किससे ज्ञात कर सकते हैं, माध्य की सहायता से। माध्य यानी समांतर माध्य।
माध्य की सहायता से, इन तीनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विचलन। विचलन का मतलब मूल बिंदु जो होता है उसके आधार पर जो अंतर आता है वो विचलन होता है। तो ये तीनों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, विचलन ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा विचलन ज्ञात किया जा सकता है और इसके द्वारा भी विचलन ज्ञात किया जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके आधार पर जो हम विचलन ज्ञात करते हैं और जो विचलन आता है उसका वर्ग कर दें, वर्ग का मतलब स्क्वायर, उसका वर्ग कर दें और वर्ग करने के बाद क्या करें, उसका क्या कर दें, योग कर दें। क्या करें भाई, योग, और उसका जो योग आएगा वो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। ये न्यूनतम कैसे हो गया, मतलब तुलना की जा रही है, इसके द्वारा विचलन ज्ञात किया गया, वर्गों का योग किया गया वो, इसके द्वारा विचलन ज्ञात किया गया, इसके वर्गों का योग किया गया वो, इन तीनों की यदि आप तुलना करते हो, इनके आधार पर, इन तीनों के आधार पर जो विचलन ज्ञात किया जाता है उसका वर्ग किया जाता है और उसका फिर योग किया जाता है। तो योग जो आएगा तीनों का या तीनों के आधार पर, उसमें सबसे कम किसका आएगा, सबसे कम किसका आएगा, मध्य का आएगा। बात ये यहां पर ये है, ठीक है भाई, कि तीनों के आधार पर विचलन ज्ञात करते हैं और उसका वर्गों का योग जब करते हैं तो सबसे न्यूनतम सबसे कम जिसका आएगा वो किसका आएगा, मध्य का आएगा। ये पहली विशेषता। चलो भाई नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं समांतर माध्य के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन संभव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, बात सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। समांतर माध्य के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन क्या है, यानी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट क्या है, संभव हो जाता है। जैसे 5 संख्याओं का औसत कितना है, 13 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 13, और इन 5 संख्याओं के जो अंक हैं, जो समंक आपको दे रखे हैं, उनका योग करते हो तो कितना आएगा, 65 आएगा। फिर पांचों का आपने योग किया तो कितना आया, 65। तो ये 65 आप कैसे निकाल सकते हो, आप 5 को 13 से गुणा करके भी निकाल सकते हो। ये है बीजीय विवेचन, मतलब जोड़ने पर और गुणा करने पर एक जैसी संख्या यानी इसमें, तो ये कहते हैं बीजीय विवेचन संभव है। ठीक है, नंबर 2 है समांतर माध्य के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन क्या है, संभव है। तो भाई ये पूछा गया परीक्षा में। अब बात करते हैं अगला, समांतर माध्य अपने चरम मूल्य यानी एक्सट्रीम वैल्यू जो है उससे क्या होता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है। समांतर माध्य अपने चरम मूल्य से क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। चरम मूल्य का मतलब क्या होता है, अधिकतम मान जो होता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे एक एग्जांपल है, इसमें मान है 2 है, 3 है, 6 है और 12 है। ठीक है, अब इसके आधार पर देखो 12 और 6 कितने हुए, 18 और 3 21 और 2 23। एक और मान लो, सात मान लो कि 7 है। अब ये हो गया टोटल 30। कितने हो गए, 30, मतलब 7 है, 2 है, 3 है, 6 है और 12, ये टोटल हो गए 30। ठीक है भाई, अब इसका चरम मूल्य कौन सा है, इसका चरम, चरम का मतलब होता है चरम सीमा, अगर बोलना ना चरम सीमा, अंतिम, बड़े से बड़ा। अंतिम का मतलब ये नहीं है कि इधर यदि 2 लिखा हुआ है तो वो अंतिम ना, अंतिम का मतलब बड़े से बड़ा, एक्सट्रीम वैल्यू, अधिकतम मान कौन सा है, 12। आप यदि इसको चेंज कर देते हो, इसको आपने 10 किया, इसको आपने 18 किया, इसको आपने 50 किया, मतलब चरम वैल्यू जो है या चरम सीमा जो है या चरम मान जो है, इसके अनुसार इसका मान जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बदल जाता है। यदि इसका मान 50 कर दें आप तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 5 का भाग देना जोड़ के। अब यहां समांतर माध्य कितना है, तो यहां तो 30 टोटल हो गया, 30 बटे कितना है, 5 है, ये कितने हो गए, 6 आ गया। यदि इसको बढ़ा दिया आपने और कितना कर दिया, 42 कर दिया, मान लो कितना कर दिया, 42, कितना कर दिया भाई, 42। अब इनका मान कितना होगा, क्योंकि 12 तो हट गया, कितना 42 आ गया, इसका मान हो गया 60। कितना हो गया, 60। अब 60 जो मान हो गया, 60 आने के बाद कितना हो गया, 12 आ गया इसका मान। तो किससे प्रभावित हुआ, मतलब अधिकतम मान जो होता है उससे प्रभावित होता है समांतर माध्य। चरम
मूल्य जो है उससे सबसे अधिक क्या होगा, प्रभावित होगा। तो भाई आपको ये एग्जाम्पल तो पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा चरम मूल्य पता होना चाहिए। चरम मूल्य क्या चीज है, कि चरम मूल्य के मूल्य जो होता है उसको यदि आप बदलते हो तो उससे सबसे ज्यादा क्या होगा, ये प्रभावित होगा। क्योंकि छोटे मूल्य है उसमें तो कितना का अंतर आएगा, जैसे 1 है, यदि उसको 100 कर देते हो तो वो चरम मूल्य बन जाएगा, वो तो मूल्य चेंज हो गया ना, उसका चरम मूल्य हो जाएगा वो। तो समांतर माध्य जो है वो अपने चरम मूल्य से क्या होता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है। अब आगे बात करते हैं, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आदर्श माप है। कैसा माप है भाई, आदर्श माप है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक क्या है, आदर्श माप है। आदर्श माप क्यों है, क्योंकि समांतर माध्य जब हम ज्ञात करते हैं तो जितने भी समांक, जितने भी मूल्य आपको दिए हुए होते हैं सबके सब उसके मान में शामिल होते हैं। कहने का मतलब जितने भी मूल्य आपको दिए हुए होते हैं समांतर माध्य उन सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए क्या होता है, ये आदर्श माप होता है। किसी मूल्य का ये नहीं है कि इसको छोड़ दो इसको ले लेते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है। जितने भी मूल्य आपको दे रखे हैं, यदि आपको उसमें शून्य भी दे रखा है तो आपको क्या करना, उस शून्य को भी उसके अंदर शामिल करना है। इसीलिए क्या है, ये आदर्श माप है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आदर्श माप है। क्योंकि क्यों अभी, क्योंकि जितने भी मूल्य दिए हुए होते हैं वो सभी मूल्यों पर ये जो माप है समांतर माध्य है वो क्या होगा, आधारित होता है। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक आदर्श माप है क्योंकि यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर क्या होता है, आधारित होता है। श्रेणी में जितने भी मूल्य आपको दिए हुए होते हैं सब पर यह क्या होता है, आधारित होता है, लिखा हुआ होता है, यानी सबके सब मूल्य इसके अंदर शामिल होते हैं। क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितने भी आंकड़े दे रखे होते हैं ना सबके सब आंकड़े उसमें शामिल जोड़ में होंगे, और जितने आंकड़े दे रखे हैं टोटल सबका क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो मतलब क्या हुआ कि सभी मूल्यों पर आधारित है, इसलिए क्या है, ये आदर्श माप है। आगे चलते हैं नंबर 5। समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया गया परमाप विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है। आप प्रमाप विचलन को माध्यिका की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो, प्रमाप विचलन को आप बहुलक की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो, प्रमाप विचलन को आप माध्य की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको आप माध्य की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो, माध्यिका की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, और बहुलक की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। परंतु तीनों की यदि तुलना करें तो सबसे बढ़िया इसके आधार पर ज्ञात किया गया माप जो होता है उसको माना जाता है, तो वो है माध्य। क्यों, बात है आदर्श की, क्योंकि समांतर माध्य जो होता है उसमें पूरे के पूरे मूल्य शामिल होते हैं, बाकी न तो बहुलक में पूरे मूल्य शामिल होते हैं और न ही माध्यिका में शामिल होते हैं। इसलिए क्या होता है, शुद्ध माप होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि समांतर माध्य की सहायता से ज्ञात किया गया प्रमाप विचलन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे बढ़िया प्रमाप विचलन कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन आया हुआ है परीक्षा में, इस सर्वश्रेष्ठ प्रमाप विचलन किसको माना जाता है, ये सबसे बढ़िया सबसे अच्छा प्रमाप विचलन किसको माना जाता है। नीचे ऑप्शन में ए माध्यिका की सहायता से ज्ञात किया गया, माध्य की सहायता से ज्ञात किया गया, बहुलक की सहायता से ज्ञात किया गया, उपरोक्त सभी, तो माध्य की सहायता से ज्ञात किया गया प्रमाप विचलन क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 5। नंबर 6, अब बात करते हैं रेखा चित्रों की। आपने पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, ग्राफ जो थे उनकी चर्चा की थी। तो रेखा चित्र जिसको बोल सकते हो आप। अब समांतर माध्य जो है इसके जो माप है, या समांतर माध्य को ज्ञात करने के बाद इसको रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी का एक बीच का मान बताता है, और ग्राफ यदि बनाते हो तो ग्राफ में उतार चढ़ाव तो दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि सीधी रेखा आएगी। अब सीधी रेखा से क्या पता चलता है, तो समांतर माध्य को रेखा चित्र की सहायता से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। वो भी बड़ा प्रश्न बना, बढ़िया। समांतर माध्य को रेखा चित्रों की सहायता से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। समांतर माध्य को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, मतलब रेखा चित्र की सहायता से आप समांतर माध्य को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 6। नंबर 7 है,
अब ये बात बता दी मैंने आपको पहले कि समांतर माध्य जो है उसकी शुद्धता का परीक्षण करना है, शुद्धता की जांच करनी है, तो क्या करते हैं, चार्लियन सूत्र का प्रयोग करते हैं। समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए, शुद्धता की जांच करने के लिए चार्लियन जो सूत्र है, चार्लियन एक विद्वान था सांख्यिकी का, इसके द्वारा एक सूत्र बनाया गया और उस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, समांतर माध्य की शुद्धता की जांच करते हैं। तो ये 7 विशिष्ट बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई इनको उतारने का प्रयास करो। उतारना चाहते हो तो उतारो। अब आगे चलते हैं, समांतर माध्य की गणना, कि समांतर माध्य जो है उसकी गणना कैसे कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करें, क्या तरीका है। तो ये आपके यहाँ से ये मान सकते हो कि प्रैक्टिकल जिसको कह सकते हैं, न्यूमेरिकल जो प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि श्रेणी कितनी प्रकार की होती है। समांतर माध्य की गणना करेंगे तो आपको श्रेणी कौन सी दे रखी है, तो श्रेणी होती है 3 प्रकार की। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल श्रेणी जिसको बोलते हैं, दूसरी है खंडित श्रेणी और तीसरी है अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि प्रश्न जितने भी आपको आंकड़े दे रखे होते हैं, प्रश्न उसकी सूचना होती है कि ये संबंधित चीज से है, ये संबंधित व्यक्ति का है, ठीक है। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो भाई व्यक्तिगत श्रेणी में उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आ जाती है और क्या करते हैं, फिर उनको एक आवर्ती के रूप में दर्शा देते हैं कि इतने अंक जो है, ये समंक जो है इसकी आवर्ती इतनी बार है, मतलब एक समंक की आवर्ती जितनी बार है, आपको आवर्ती भी दे रखी है, मतलब समंक के साथ उसकी आवर्ती दे रखी है जिसको बारंबारता हम बोलते हैं, वो दे रखी है, तो वो श्रेणी हो जाएगी खंडित। और जब इससे भी संख्या बड़ी हो जाती है तब उसमें ग्रुप का निर्माण हो जाता है कि इतने से इतने तक का, तो इतने से इतने तक का जो ग्रुप दे रखा है उसके साथ बारंबारता दे रखी है, तो वो हो जाएगा अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी कितने प्रकार की है, श्रेणी है 3 प्रकार की। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी को असतत श्रेणी भी बोलते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है, समंक होता है और समंक के साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रुप निर्माण हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, उसके साथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें समंक होता है, अकेला समंक होता है, आवर्ती उसकी एक बार है तो एक बार उतनी होनी है, हर का अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी आपको मिलेगी, पर्सनल इंडिविजुअल मिलेगी। और तीसरी कौन सी है, सतत यानी अखंडित श्रेणी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना की बात करें तो 2 विधियां भाई। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। आप चाहे किसी भी विधि से ज्ञात करो, उत्तर में अंतर नहीं आना है। पर यदि आपको पूछा जाए कि श्रेणियां कितने प्रकार की है, तो कितने प्रकार की है, 3 थ्योरी का प्रश्न बनता है, क्योंकि तो पूछेगा तो उसमें छोटा सा ही प्रश्न, सवाल तो इतना बड़ा पूछेगा नहीं, फिर भी हमें सवाल निकालना भी आना चाहिए। इसके जो सैद्धांतिक पक्ष हैं वो पूरे के पूरे हमारे मजबूत होने चाहिए। तो 2 विधियां हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां कितनी है, 2। एक तो है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, एक है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि को हम लघु विधि के नाम से भी जानते हैं, यानी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का मतलब है काम छोटो करना है, कैलकुलेशन कम से कम करो, उत्तर सरलता से निकल जाए। पर आप ऐसा होगा कि आप पहली विधि प्रत्यक्ष विधि से हम क्या करते हैं, सवाल को करते हैं, दूसरी विधि से हम सवाल को करते ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है, दूसरी हार्ड लग गए। हालांकि शॉर्टकट का मतलब तो सीधा सीधा होता है कि शॉर्टकट काम करना है ना। चलो चलते हैं। तो विधि कितनी है भाई, 2 है। क्या नाम है, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, और दूसरी है अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड 2 विधियां हैं। 2 विधियों से क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली विधि है उससे ज्ञात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। पहले करेंगे प्रत्यक्ष विधि से उसी सवाल को, फिर करेंगे लघु रीति से। लघु रीति या प्रत्यक्ष एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। तो पहले किससे ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष रीति से, उसके बाद उसी सवाल को किससे करेंगे, लघु रीति से। तो देखो प्रत्यक्ष रीति जो है ये आप जानते हो, सब जानते हो, मेरे को पता है, सब जानते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है उसका सूत्र होता है x बार, यानी समांतर माध्य का प्रतीक चिन्ह है। समांतर माध्य का प्रतीक चिन्ह होता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आप ये चीज ने पढ़ी हिंदी का मां,
ये बताइए अपन मध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बात भाई है इसका समांतर मध्य, ये प्रतीक चिन्ह है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, चीज वही है। अब देखो सवाल दे रखा आपको, एक एग्जांपल ले रखा हमने, एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों के अंक निम्न प्रकार हैं और इनकी सहायता से हमें क्या करना है, समांतर मध्य ज्ञात करना है। चलो भाई सूत्र क्या है, अपन लोग हिंदी में लिखते थे, मान लो तो आज कोई बात ना, समांतर माध्य यानी x बार बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या हो गई नीचे, इसको लिखते हैं सिग्मा x, इसको लिखते हैं n, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। तो देखो भाई नंबर ऑफ आइटम की बात करते हैं तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, n कितने हुए 5, तो यहां मैं लिखूं n बराबर कितने हैं 5 है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आंकड़ों का योग, तो 20 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 25 प्लस कितने हुए 30, ये तो ऐसे लिखा जाएगा ना, अरे इनको जोड़ना है, जोड़ दो, नीचे कितने लिखेंगे 5, अब इनको जोड़ो आप आपस में, इनको यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है 115 और भाग कितने का देना है 5 का, तो भी 115 में 5 का भाग दोगे तो कितना होगा 23, तो इसका x बार यानी समांतर माध्य कितना आ गया 23, यानी x बार बराबर 23, ये इसका क्या है उत्तर है। ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को इस साइड में करते हैं तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको उतारना चाहते हो तो एक बार मैं आपके लिए 2 सेकंड के लिए इसको छोड़ देता हूं खाली, आप इसको उतार सकते हो। आगे चलते हैं, देखो ये हमने ज्ञात किया है प्रत्यक्ष विधि से, अब इसी सवाल को हम करते हैं कौन सी विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से यानी शॉर्टकट मेथड से। तो कौन सा मेथड करना है, सेकंड मेथड आपका है शॉर्टकट मेथड। इसका सूत्र क्या होता है भाई, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, सूत्र होता है इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब ये तो क्या है यहाँ पर x बार क्या है समांतर माध्य, क्या है भाई समांतर माध्य, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ए क्या है, यह है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित का मतलब होता है कल्पना करके कोई भी माध्य मान लिया हमने, कुछ भी कोई भी संख्या मान लेते हैं, कल्पना करके मान ली है। सिग्मा dx ये होता है x माइनस a, मतलब इसको कहते हैं x का कल्पित माध्य से विचलन, ये ज्ञात करना है विचलन, ठीक है। n वो है नंबर ऑफ आइटम आंकड़ों की संख्या या समंकों की संख्या, ठीक है। ये सूत्र का सिस्टम है, सूत्र में क्या क्या चीजें क्या है, x बार समांतर माध्य है, एक कल्पित माध्य है, कुछ भी मान सकते हो आप इसके अंदर, तो कुछ भी मानने में भी देखना है कि जो संख्या समंक आंकड़े आपको दे रखे होते हैं उनके बीच का सा मानना है, बहुत लंबा नहीं मानना, नहीं तो आपको शॉर्टकट करना था तो लॉन्ग कट चले जाओगे। सिग्मा dx ये x और a जो है इसके बीच का डिफरेंस है, विचलन है, और उसका क्या है योग है, विचलनों का योग, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ डाटा, डाटा कितने, चलो अब कॉलम बनाया, देखो हमने पहला कॉलम ये बनाया है सीरियल नंबर का, पहला कॉलम कौन सा है सीरियल नंबर का है। आपके पास समय कितने हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद नंबर दे रखे हैं बच्चों के, तो पहले बच्चे के नंबर कितने हैं 20 नंबर, दूसरे बच्चे कितने हैं 22, तीसरे कितने हैं 18, चौथे कितने हैं 25 और पांचवे कितने हैं 30, ये तो दे रखा होगा ना, सवाल लिखा है यहां तक। तो अब बात करते हैं ए मानना है, ए मानना है, अगला कॉलम जो है ये है dx, इस कॉलम का नाम क्या है dx, dx क्या होता है x माइनस ए, x तो ये है,
इसका नाम है x, मतलब जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जो अंक है, वो क्या है, x है। अब a मानना है, a मैंने यहां मान रखा है 20। कितना मान रखा है, 20। देखो 20 क्यों माना, देखो 20, 22, 18, 25 और 30, इनके बीच में से कोई संख्या है तो 22 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 18 भी मान सकते हो, 25 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी वो मानो। पर ऐसा नहीं है कि संख्या 30 है, आपने 100 मान लिया, तो 100 मानोगे तो फिर संख्या और बढ़ी आ जाएगी, फिर और दिक्कत हो जाएगी। इनके आधार पर या इनमें से भी मान सकते हो आप। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जिसको घटाने में आपको दिक्कत नहीं आई उस संख्या को मान लो। तो 20 को घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो a कितना मान लिया, 20। तो यार इस कॉलम का नाम क्या भाई, इस कॉलम का नाम है dx। कैसे याद करेंगे, x माइनस ए, x तो ये है, a 20 है, तो देखो लिखा इस 20 में से 20 को घटाओ, ये a है, ये x है, ठीक है। 20 में से 20 घटाया, कितना आया, 0। फिर ये 22 है, 22 में से इस 20 को, सब में से एक घटाना भाई, सब में से एक घटाना है, सब में से एक घटाना है। तो 22 में से कितना हो गया, 20, कितना बचा, 2। 18 में से ये 18 रहे, 18 में से 20 घटाओ, माइनस के 2। 25 में से 20 घटाओ, 5। 30 में से 20 घटाओ, कितने, 10। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब आपस में कट गए, कितने बचे, 0 हो गए, मतलब नहीं, 10 और 5 कितने हो गए, योग कितना हो गया, 15। कॉलम का नाम क्या है, dx, और योग है इसका मतलब सिग्मा dx, क्या होगा, सिग्मा dx। अब चर्चा करते हैं, सूत्र लिखो इसका, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो देखो a कितना है आपको दे रखा है, सिग्मा dx कितना है ये भी दे रखा है, n कितना है ये भी दे रखा है। तो a बराबर कितना है, 20 प्लस सिग्मा dx कितना भाई, इसका योग देखो 15 और 5 नीचे n है, तो भाई पहले 5 को भाग दो, 5 से 15 आ गए, तो कितना आ गया, 20 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 23। इसका भी कितना था, 23, और इसका भी कितना आ गया, 23। अब यहां से एक बात ये कह सकते हो कि समांतर माध्य को प्रत्येक व्यक्तिगत श्रेणी में आप चाहे शॉर्टकट मेथड से करते हो और चाहे डायरेक्ट मेथड से करते हो, दोनों ही तरीकों से उसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताना है, और उत्तर ये बता, अब प्रश्न तो मैं आपको दूंगा नहीं, इसमें बस केवल ये पूछूंगा इसके जो विशेष लक्षण मैंने आपको 7 बताए थे, उनमें से कौन कौन से आपके समझ में आए हैं, कौन कौन से याद रहे हैं, उनको कमेंट में जरूर लिख के बताना, ठीक है। अगले वीडियो में हम खंडित श्रेणी जो उसकी चर्चा करेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे, उनकी सैद्धांतिक पक्षों की चर्चा करेंगे, और ऐसा करते करते हम क्या करेंगे, इस बिंदु को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।